नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपको तिरंगे के बारे में बताना चाह रहे हैं। तिरंगे के बारे में इसलिए कि अगले सप्ताह यानी अगले संडे को हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो चूँकि आज़ादी की वर्षगांठ बहुत नज़दीक है, इसलिए हम आज़ादी से जुड़े इस मुद्दे पर गौर करते हैं। साथियों, जिस तिरंगा को आज देख रहे हैं आप, उसको आज की यात्रा पूरी करने के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले आपको जैसा जानते ही है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में ही इस देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और 1947 में 15 अगस्त के दिन हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने के क्रम में कांग्रेस को महसूस हुआ कि हमें एक झंडा भी चाहिए, क्योंकि किसी भी संगठन की मजबूती का प्रतीक उसके मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक झंडा होता है। और संयोग से हमारे देश में कांग्रेस की स्थापना तो हो गई आज़ादी की जंग लड़ने के लिए, लेकिन हमारा झंडा नहीं बना था। तो जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई तब इस पर विचार किया जाने लगा। और सबसे पहले 1906 में कलकत्ता के ग्रीन पार्क, आज का ग्रीन पार्क जो जिसे हम ग्रीन पार्क करते हैं, वहाँ 1906 में पहली बार एक झंडा फहराया गया। देशभक्तों ने एक झंडा फहराया। उस झंडे में 3 रंग थे। संयोग से उस झंडे में जो पहला झंडा 1906 में फहराया गया उसके भी 3 रंग थे, और उसके जो रंग था उसमें ऊपर लाल, बीच में पीला और नीचे हरा रंग था। और जो बीच वाली जो पट्टी थी पीले रंग की, उस पट्टी पे नीले रंग में वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा गया था। और जो ऊपर की पट्टी थी लाल वाली, उसमें 8 डॉट बनाए गए थे, और उस 8 डॉट को फिर 8 डॉट से घेरा गया था। एक बड़ा बिंदु, उसके चारों ओर छोटे छोटे बिंदु, इस तरह के 8 बड़े बिंदु, उस 8 बिंदु के चारों ओर छोटे छोटे बिंदु, ये 8 डॉट बनाए गए थे। और सबसे नीचे वाली पट्टी जो हरे रंग की पट्टी थी, उसकी एक तरफ बाईं तरफ सूरज की आकृति और दाईं तरफ चांद और सितारे की आकृति। तो इसको ये ऐसा कहा गया था कि जो हमारा हरा लाल रंग है, केसरिया रंग है, और जो हमारे जो सूरज का जो निशान है वो हमारा हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करेगा। जो हरा रंग है और जो सितारे की चांद सितारे हैं वो इस्लाम धर्म का प्रतिनिधित्व करेगा। और जो बाकी जो पीला रंग है और बाकी जो डॉट्स वगैरह बनाए गए हैं ये बाकी धर्म का प्रतिनिधित्व करेगा, यानी धार्मिक आधार पर झंडा बनाया गया था। दोस्तों, इसके बाद फिर 1907 का क्रम आया। 1907 में एक पारसी महिला जिनका जो स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ी हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस से भी उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ताल्लुकात था, उन्होंने 1907 में पेरिस में एक दूसरा झंडा फहराया। इस झंडे जो पेरिस में मैडम भिखाजी कामा ने जो झंडा फहराया वो सेम वही झंडा था जो 1906 में कलकत्ता के ग्रीन स्क्वायर पार्क में फहराया गया था। लेकिन इस झंडे में क्या किया गया था कि ऊपर की जो 8 आकृति थी उसमें 7 आकृति को सितारे की आकृति में बदल दिया गया था, और एक आकृति को कमल के फूल की आकृति में बदल दिया गया था। ठीक, तो इस तरह से इस झंडे की रूपरेखा बनी थी। लेकिन ये 1907 के झंडे को भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली, और फिर आया 1917 का क्रम। 1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1917 में होम रूल लीग की स्थापना के क्रम में जो झंडा फहराया गया उस झंडे में 9 समानांतर पट्टियाँ थी। पहली पट्टी रेड या केसरिया, फिर उसके नीचे हरी पट्टी, फिर इसी तरह से उनमें नीली पट्टी, फिर वो 9 पट्टियाँ थी। 4 रेड लाल या केसरिया कह सकते हैं और 4 जो नीली पट्टी थी। इसके ऊपर में इस झंडे के सबसे ऊपर में बाएं साइड में यूनियन जैक बनाया गया था, और उसके सामने अपोजिट साइड में दूसरे कॉर्नर पे चांदी से रतरा बना गया था, और उसके नीचे 7 ऋषियों का बनाया गया थी, 70 की आकृति बनाई गई थी।
दोस्तों इसे भी सांप्रदायिक सद्भाव का ही प्रतीक बनाया गया था, धार्मिक सद्भाव का। तो ये तीसरा चरण था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का। लेकिन इस झंडे को भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली। ये 1917 की बात थी। फिर 1921 का क्रम आता है। 1921 में विजयवाड़ा में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो गांधी जी के सामने एक देशभक्त नौजवान, उनका नाम था पिंगले वेंकैया। पिंगले वेंकैया ने एक ध्वज की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें दोस्तों 2 कलर थे। एक ऊपर का कलर हरा था और नीचे का कलर केसरिया या लाल था। और इस कलर को गांधी जी और इस कलर को गांधी जी के सामने पेश किया गया था झंडा के रूप में। गांधी जी ने इसमें 2 चीज़ें जोड़ी। उन्होंने ऊपर एक सफ़ेद पट्टी लगाने को कहा और बीच में जो हरा रंग था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि एक नीले रंग में एक चरखा लगा दो। चरखा को गांधी जी ने तरक्की का प्रतीक माना था, तरक्की का और इसका मेहनत का प्रतीक माना था। तो इस तरह से ये तिरंगा 1921 में सामने आया, लेकिन जिसमें ऊपर सफ़ेद, बीच में हरा और उसके नीचे लाल और फिर एक नीले रंग की पट्टी, नीले रंग का चरखा। लेकिन दोस्तों इस झंडे को भी वो मान्यता नहीं प्राप्त हुई। फिर आया 1931 का क्रम। 1931 तक कांग्रेस के सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी कि हम जो झंडे बना रहे हैं उसको हम धार्मिक टच दे रहे हैं। लेकिन झंडे में धार्मिक टच नहीं होना चाहिए, एक राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक वो झंडा होना चाहिए। धार्मिक टच अगर हम देंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के फिर सवाल उठेंगे। तो फिर उसी बार 1931 में कांग्रेस ने एक समिति बनाई और उस समिति ने एक केसरिया झंडा पेश किया, केसरिया रंग का झंडा, जिसके ऊपर में बाएं कॉर्नर में चरखा लगा हुआ था। 1931 की बात है दोस्तों। लेकिन चूँकि ये केसरिया उस समय हिंदू सनातन संस्कृति का द्योतक माना जाता था, हालांकि उसका वो रूप नहीं था, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने इस झंडे को, केसरिया रंग के झंडे को खारिज कर दिया। फिर 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक प्रस्ताव पास किया गया। 1931 के लाहौर अधिवेशन में, 1931 का अधिवेशन जो हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में ट्री कलर का कंसेप्ट दिया गया। ट्री कलर यानी 3 रंग, ऊपर केसरिया, झंडे के 3 रंग, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, और सफ़ेद वाली पट्टी में चरखा। बीच में केसरिया, ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे हरे रंग की पट्टी और सफ़ेद वाली पट्टी में चरखा। तो इस दोस्तों जब ये प्रस्ताव पेश किया गया तो फिर इसको कांग्रेस ने मान लिया। और इसमें ये भी बताया गया कि जो आपका केसरिया रंग जो है, उस केसरिया सफ़ेद हरा रंग में केसरिया जो है त्याग और साहस का है, और उसके बाद केसरिया त्याग और साहस का, सफ़ेद सच्चाई का और सत्य और अहिंसा का, और जो हमारा हरा रंग होगा वो हमारी खुशहाली का प्रतीक होगा। दोस्तों इसे मान लिया गया। फिर इसी झंडे के साथ हमने आज़ादी की लड़ाई लड़नी शुरू की, इसी बैनर के नीचे। और 1947 इस तरह से इस लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वर्ष 1947 का वो समय भी आया जब आज़ादी बहुत नज़दीक आ गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज इतने कमज़ोर हो गए थे और भारत में आज़ादी की लड़ाई इतनी तेज़ हो गई थी कि अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमें ये छोड़ना पड़ेगा, और उससे पहले संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। तो दोस्तों ये बात है 22 जुलाई 1947 को, जब संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नए झंडे का कंसेप्ट लेकर के वो सामने आए। पंडित नेहरू ने जो 1931 में जिस झंडे को कांग्रेस समिति ने मान्यता दी थी, उन्होंने तीनों रंग को ऐसे ही रखा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। लेकिन उन्होंने जो बीच में सफ़ेद पट्टी पे चरखे का निशान था उसको उन्होंने बंद कर दिया, और उसके बदले में उन्होंने एक उसका चक्र
24 तीलियों वाले एक चक्र को स्थापित किया। उस चक्र में 24 तीलियाँ थी। दोस्तों 24 तीलियों को अगर हम देखें तो हमारे कहा गया है कि अशोक के धर्म चक्र में 24 तीलियाँ हैं, जिसका मतलब है 24 घंटा आप सतत क्रियाशील रहे हैं। और दोस्तों यही 24 घंटा जो है, 24 तीलियाँ जो है हिंदू धर्म के 24 जो हमारे गायत्री मंत्र हैं, जिसमें 24 ऋषियों का वर्णन है, वो हमारे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र में भी 24 ऋषियों का वर्णन है। तो इस तरह से उसको सनातन धर्म से भी जोड़ा गया और इस तरह से 24 तीलियों वाला जो झंडा जो इन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया तिरंगा, उसको मान्यता मिली। और 26 जनवरी 1950 को इस तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली और उस दिन से इसी झंडे को हम फहराते आ रहे हैं। साथियों, ये थी हमारे तिरंगे, हमारे जो तिरंगा झंडा हमारा है उसकी यात्रा थी। पहला चरण जिसमें उन्होंने 3 कलर थे, फिर दूसरा चरण, फिर पहला चरण 1906 में, दूसरा चरण 1907 में, तीसरा चरण 1917 में, चौथा चरण 1921 में, पाँचवा चरण 1931 में, फिर छठा चरण भी 1931 में ही, जब वो 3 कलर आया, केसरिया, सफ़ेद, हरा और बीच में चरखा। और फिर 22 जनवरी 1947 को 7वां चरण आया, जिसमें धर्म चक्र को बीच में रखा गया। और दोस्तों उस तरह से 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता मिली, संविधान सभा ने इसे मान्यता दे दी। तो ये हमारी तिरंगे की कहानी है। और इसको दोस्तों, ये तो तिरंगे की यात्रा की कहानी है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज कैसे बना, लेकिन तिरंगा झंडा को लेकर के, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के कुछ नियम कानून भी है, जो राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम 2002 में जिसका पूरी तरह से उल्लेख है। यानी झंडे का लेंथ क्या होना चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसका अनुपात क्या होना चाहिए, उसको कौन बनाएगा, उसका कपड़ा कैसा होना चाहिए, वहाँ कहाँ फहराना चाहिए, कहाँ नहीं फहराना चाहिए, इसके सारे नियम हैं। उसको दोस्तों हम अलग उसके लिए वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमने आपको तिरंगे की यात्रा की कहानी बताई है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव आप ज़रूर दें। और बाकी तिरंगे जो इस झंडे का जो विभिन्न झंडे थे उसको PDF बना करके हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस तरह से आपको समझने में आसानी होगी। नमस्कार दोस्तों।